नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं, उनको पता है ना क्या करना है, पता है ना अच्छे से क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है दबा के, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो। जितने भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको पता होगा अच्छे से कि हमारे इस चैनल से, हमारे इस क्लास के माध्यम से जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, उन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, पूछे जा रहे हैं। जो एग्जाम्स हो रहे हैं रिसेंटली अभी, ठीक है। तो बस एक काम कर दीजिए फटाफट से, क्या कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी होली गई ही है थोड़े दिनों पहले। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। अब बस उस होली के माहौल से निकल जाइए, ठीक है। त्योहार का जो माहौल था उससे निकल जाइए और अब अपने एग्जाम के माहौल में दोबारा रंग जाइए, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो जिंदगी भर त्योहार मनाइएगा और खुशी से मनाइएगा, धूमधाम से मनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले जॉब लग जाइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है आपके सामने, पर फिर भी दोबारा से मैं एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप अगर चाहते हैं हम इसके लिए हमारा एक मैच वीडियो बनाए हैं कि हमारे क्लासेस से कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, तो हम आपके लिए वो भी प्रोवाइड करेंगे। हाल ही में रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, निवेदन, इल्तिजा, क्या कि आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है, ठीक है। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने और पहले क्वेश्चन पर देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आप सब लोगों को जवाब देते हुए चलना है। ऐसा नहीं आप क्वेश्चन को स्किप करें। जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। गलत दीजिए चाहे सही दीजिए, डजंट मैटर, पर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस हफ्ते का जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जीएसएम एसोसिएशन के द्वारा किस देश को लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइए। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट है आंसर अपना देश, अपना प्यारा देश। कौन सा? भारत। भारत को जीएसएम एसोसिएशन के द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। किससे हाल ही में सम्मानित किया गया है? लीडरशिप अवार्ड से, ठीक है। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, जीएसएम। आप सब लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। कौन सा? दो नाम जरूर सुने होंगे। नहीं सुने तो अब सुन लीजिए। देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है जीएसएम और एक होता है सीडीएमए, ठीक है। उसमें जीएसएम ज्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। कुछ सालों पहले तक सीडीएमए मोबाइल्स भी चला करते थे, पर अभी के टाइम पर जीएसएम मोबाइल्स ज्यादा चल रहे हैं। डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखते हैं। देखिए, जीएसएम एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनिमय में बेहतर प्रगति के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है, ठीक है। इससे पहले 2016 में भी भारत को जीएसएम एसोसिएशन का गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2016 भी मिल चुका है। भारत में उस समय पर 2016 में टोटल 9 कंपनियां हुआ करती थी। अभी के टाइम पर भारत में केवल 5 जीएसएम कंपनियां संचालित हैं। 2016 में कितनी कंपनियों को दिया गया था? 2016 में 9 कंपनियों को दिया गया था। अभी वर्तमान में कितनी कंपनियों को दिया गया है? वर्तमान में 5 कंपनियों को दिया गया है जीएसएम लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है। वैश्विक दूरसंचार तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी कंपनियां हैं? 750 तो ऑपरेटर हैं और 400 कंपनियां हैं। ये 400 कंपनियां और 750 ऑपरेटर ये रजिस्टर्ड है किसमें? जीएसएम एसोसिएशन में। ग्लोबल क्या नाम है पूरा? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। यह अवार्ड दूर संचार सुधारों और सक्षम नीतियों को मान्यता देने के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। हर साल एक तरीके से मोटिवेशन देता है जीएसएम कंपनीज को यह अवार्ड। जीएसएम एसोसिएशन की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है लंदन, जो कि राजधानी है किसकी? यूनाइटेड किंगडम की।
लंदन यूनाइटेड किंगडम की जो लंदन जो राजधानी है यूनाइटेड किंगडम की, वहां पर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। ये जीएसएम एसोसिएशन का लोगो भी देख सकते हैं आप लोग। तो जीएसएम एसोसिएशन का जो लीडरशिप अवार्ड है कौन से साल का, 2023 का, वो किसको दिया गया है, इंडिया को। इससे पहले किसे दिया गया, इससे पहले कब दिया गया था इंडिया को, इससे पहले दिया गया था 2016 में। इस बार कितनी कंपनियों को शामिल है इसमें जीएसएम अवार्ड में, 5। पहले कितनी थी 2016 में, 2016 में 9 कंपनियां शामिल थी। ये जीएसएम एसोसिएशन का लोगो, हेडक्वार्टर लंदन में, स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताइए। एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। डस्ट लिंक किया गया, एक्चुअली हम किया गया कह सकते हैं, किर्गिस्तान, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या ब्राजील। कौन सी एक्सरसाइज, डस्ट लिंक, डस्ट लिंक एक्सरसाइज का जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच किया गया, बताइए फटाफट से। आंसर आने चाहिए फटाफट की स्पीड से, आंसर आने चाहिए फटाफट की स्पीड से। चलिए ठीक है भैया, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है उसके साथ में डस्ट लिंक एक्सरसाइज का जो उद्घाटन है वो किया गया है। प्रति 2 वर्ष में आयोजित होती है, एक साल। देखिए ऐसा नहीं है कि वो आयोजित हर साल होती है, लेकिन एक देश में एक बार होती है, फिर दूसरे देश में दूसरी बार होती है। ठीक है, तो पिछली बार उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी, इस बार इंडिया में ही हो रही है। अब देखिए डस्ट लिंक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हो रहा है। भारत का एक चीज याद रखिएगा, भारत का पहला जो काई जो होती है ना, काई एल्गी पार्क, भारत का पहला एल्गी पार्क जो है वो कहां पर बनाया गया, पिथौरागढ़ में ही। भारत का पहला एल्गी पार्क पिथौरागढ़ में है। और इसके अलावा जो स्नो लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र, भारत का पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र और भारत का पहला एल्गी पार्क, ये कहां पर बनाया गया है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड के ही गढ़वाल में, मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड के ही गढ़वाल में काइंग कैनिंग अकेडमी, इसकी भी स्थापना की गई है। भारत की पहली काइंग कैनिंग अकेडमी की स्थापना भी उत्तराखंड के गढ़वाल में की गई है। ठीक है, और पिथौरागढ़ में भारत का पहला एल्गी पार्क और स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र स्थित है। और पिथौरागढ़ में ही एक्सरसाइज की गई है, कौन सी, डस्ट लिंक, किस किस के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, इसके बाद में देखिए यह 20 फरवरी 2023 से विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ में चल रही है, जो 5 मार्च 2023 को समाप्त हो गई, 5 मार्च 2023 को इसका समापन हो गया है। टोटल 15 दिन के लिए ये चलाई जाती थी। वैसे इसका आयोजन अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए डस्ट लिंक का जो एक मोटिव है, वो मोटिव क्या है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में। अर्ध शहरी क्षेत्र का मतलब क्या है ये भी जान लीजिए। अर्ध शहरी क्षेत्र का मतलब ना तो वो प्रॉपर गांव है, हम जो बोलते हैं ना जिसको क्या, कस्बा, तो वो अभी कस्बे वाले क्षेत्रों में। और अगर कस्बे वाले क्षेत्रों में किसी भी आतंकवादी कोई घटना होती है या किसी आतंकवादी की सूचना मिलती है, तो उस समय पर क्या किया जाए, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, ये सारी चीजों को, इन सब चीजों की एक्सरसाइज होती है किसमें, डस्ट लिंक एक्सरसाइज में। इसके बाद में 15 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 90 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कितने सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, 90 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। किस रेशो में, 45:45 के रेशो में। 45 भारत से और 45 कहां से, 45 उज्बेकिस्तान से। ठीक है, इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार डिमरी के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन के प्रत्येक 45 कर्मियों द्वारा भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी कितने की, 45 की। कौन सी, 14वीं गढ़वाल राइफल्स की जो 14वीं बटालियन है, उसने हिस्सा लिया भारत की तरफ से। किसके नेतृत्व में, उनके लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार डिमरी के नेतृत्व में। और उनकी तरफ से, उज्बेकिस्तान की तरफ से, लेफ्टिनेंट कर्नल शोरजोद गुफरोव के नेतृत्व में उज्बेकिस्तान की सेना के पश्चिमी सैन्य जिले के
5308 मोटरजाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 45 सैनिकों ने, 45 सैनिक। ठीक है, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंडिया वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये केवल एक इंफॉर्मेटिव तरीके से आपको बताया गया है। हालांकि नाम याद रखना है तो चाहें तो रख लें। मोटराइज इन्फेंट्री रेजिमेंट के 45 सैनिकों ने हिस्सा लिया, किसके नेतृत्व में? कर्नल शोरजोद गुफ्रेव के। कहां के? उज्बेकिस्तान के। और भारत के 14वीं गढ़वाल राइफल जो है, यानी कि गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन जो है, उसने हिस्सा लिया, किसके नेतृत्व में? लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार डिमरी के नेतृत्व में हिस्सा लिया। इसके बाद में उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र है जो पहले सोवियत गणराज्य का भाग था। इसकी राजधानी ताशकंद है, सभी ने सुना होगा भैया। उज्बेकिस्तान पहले किसका हिस्सा था? उज्बेकिस्तान पहले हिस्सा था यूएसएसआर का। नाम सुना होगा आपने यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन बोलते हैं जिसे। तो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। इससे पहले कौन? इससे पहले जो अभी उज्बेकिस्तान है वो। लेकिन ये अलग हो गया जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था ना। उस सोवियत संघ के विघटन में उज्बेकिस्तान किससे अलग हो गया? उज्बेकिस्तान रशिया से अलग हो गया, और रशिया से अलग होकर एक अलग देश के रूप में स्थापित हुआ उज्बेकिस्तान। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कुछ याद आ रहा है ताशकंद से? अभी मत बोलना सर ताश याद आ रहे हैं, ताशकंद से हैं, ताश खेल लेते हैं, चलो ठीक है। ताशकंद शहर है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और ताशकंद से एक चीज याद आई होगी आपको, क्या? ताशकंद समझौता। कुछ सुना है इसके बारे में, ताशकंद समझौते के बारे में? ताशकंद समझौता क्या बताऊं मैं सच में। ताशकंद समझौता जब भी याद करता हूं एक कहावत है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, भारत के साथ इतना धोखा हुआ है, इस पूरे विश्व ने इतना धोखा किया है भारत के साथ, कई बार धोखा किया है। ठीक है, इस धोखे में एक शेर सुनाना चाहूंगा मैं आपको छोटा सा। इस ताशकंद समझौते के कारण ही भारत के सबसे कम हाइट के लेकिन सबसे बहादुर प्रधानमंत्री के प्राण ले लिए थे। सच बता रहा हूं मैं, ये ताशकंद समझौते में अमेरिका और इनकी बहुत तगड़ी चाल चली थी इन अमेरिका ने। आज जो हितैषी बनता है ना भारत का, ये अमेरिका में वापस से बोल रहा हूं, किसी भी देश का सगा नहीं है अमेरिका। ठीक है, इसी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बनाया और इसी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को समाप्त भी कर दिया। आज यूक्रेन की जो हालत है ना, वो चलिए ठीक है, रशिया जो कर रहा है वो गलत है, ये बात हम भी अग्री करते हैं। रशिया को इस तरीके से वॉर कंडीशन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसके पीछे भी जो जिम्मेवार है वो अमेरिका ही है। ठीक है, एक बहुत फेमस शेर है, वो मैं आपको, चलिए इसकी कहानी मैं आपको डिटेल्स के बाद में बताऊंगा, पहले एक बार हम इतना जान लेते हैं। ताशकंद समझौते के बारे में बताऊंगा मैं भी आपको। उज्बेकिस्तान की सैन्य शक्ति विश्व की सबसे बड़ी 62वीं सेना है, तुर्की दुनिया का हिस्सा है ये। 65,000 से अधिक सैनिक जो है उज्बेकिस्तान की सेना में काम करते हैं। इस जो एक्सरसाइज है ना डस्टलिक, उसका महत्व क्या है? ये डस्टलिक की फोटो देख सकते हैं आप। इंडिया और अब जो कजाकिस्तान है, उन दोनों के सैनिक खड़े हुए हैं यहां पर। तो देखिए उज्बेकिस्तान का हिसार एयरबेस, देखिए हिसार, हालांकि राजस्थान जो हिसार है वो हरियाणा में भी पड़ता है, वो भारत के, लेकिन हिसार एक शहर कहां पर है? हिसार एक शहर उज्बेकिस्तान में भी है। भारतीय वायुसेना और ताजिक वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। हिसार एयरबेस जो है वो उज्बेकिस्तान की सेना और भारत की वायुसेना दोनों उसको संयुक्त रूप से संचालित करती है। यानी कि भारत को कभी जरूरत पड़ी, कभी किसी देश से भारत का युद्ध हुआ है, भारत को किसी भी कंडीशन में जरूरत पड़ी उधर, तो भारत बिना किसी रोक टोक के हिसार एयरपोर्ट पर क्या कर सकता है? रुक सकता है, हिसार एयरबेस पर उतर सकता है। इसे गिसर एयरबेस भी कहा जाता है। भारत ने अफगान संकट के दौरान बड़े पैमाने पर इस बेस का इस्तेमाल किया था। जब अफगानिस्तान में संकट चल रहा था पुराने टाइम पर, तालिबान वाला, उस समय पर इंडिया ने इस एयरबेस का बहुत बखूबी यूज किया था। पड़ोस में ही पड़ता है अफगानिस्तान के उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो उस टाइम पर इंडिया ने इस पोर्ट का यूज बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। अब बात करते हैं देखिए ताशकंद समझौते की, थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं, इतिहास के बारे में जान के रखिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, इतिहास आपको याद दिलाने के लिए होता है जो गलतियां हमने पूर्व में की वो हम भविष्य में ना करें। एक बहुत फेमस शेर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा,
कौन सा शेर है? शेर यूं है कि हमारे अपनों का एक वार और सही, हमारे अपनों का एक वार और सही, अपनी भी पीठ को आदत है यार एक और सही। ठीक है, ये लाइन बहुत गौर करने वाली है, ये लाइन समझिएगा, भारत के संदर्भ में बता रहा हूं मैं इसको। हमारे अपनों का एक बार और सही, अपनी भी पीठ को आदत है यार एक और सही। ठीक है, भारत के साथ धोखा हुआ ताशकंद समझौते में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री, बहुत मतलब इतनी सी हाइट और जिगर इतना बड़ा जितना आप लोगों में भी नहीं है, हम में भी नहीं है, मेरे इतना बड़े शरीर में भी नहीं है, वो जिगर था उनके पास में। पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1965 में। 10 जनवरी 1966 को भारत युद्ध जीत चुका था। 1965 में भारत जो युद्ध है, हालांकि पाकिस्तान वालों को अलग ही कहानी सुनाई जाती है, ये मतलब वो वाला तंबूरा बजाते रहते हैं अपना, जिसमें भैया फटा हुआ है लेकिन फिर भी बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। ठीक है, बेसुरी धुन निकल रही है लेकिन धुन तो अपनी ही है, ये उस वाली उस पर बजाए जा रहे हैं। लेकिन 1965 का वॉर जो है वो इंडिया जीता था, ये चीज पता होनी चाहिए। मेरी पिछली क्लास में पाकिस्तान का एक स्टूडेंट भी आया था। चलिए, कोई इस बार हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन बेटा आप लोगों को गलत इतिहास, गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। 1965 का जो वॉर था वो इंडिया ने जीता था, और इंडिया ने उस समय पर लाहौर तक कब्जा कर लिया था। लाहौर से बस यूं मान के चलो 5 किलोमीटर पहले ही थी। हालांकि पाकिस्तान में एंटर हो चुके थे, बहुत बड़ा एरिया जो है इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया था, इंडियन आर्मी ने। फिर उसके बाद में जो ताशकंद समझौता है वो बुलाया जाता है, ताशकंद में बैठक बुलाई जाती है। भारत की तरफ से जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, पाकिस्तान के उस समय के 10 जनवरी 1966 को यह बैठक हुई, और इसमें पाकिस्तान की तरफ से आते हैं पाकिस्तान के उस समय के डिक्टेटर ही कहूंगा, प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति तो थे नहीं, सेना के अध्यक्ष थे, और उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का जो सुप्रीम लीडर है वो घोषित कर दिया था। क्या नाम था? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान जो है वो गए उधर, वहां पर क्या डिसीजन हुआ भैया, शास्त्री जी बेचारे भोले आदमी वो बोल नहीं पाए, पर गलत हुआ भारत के साथ में। क्या डिसीजन हुआ? शास्त्री जी सोच के गए थे, अपन को लाहौर चाहिए भी नहीं था, रखो तुम तुम्हारा लाहौर। शास्त्री जी सोच के गए थे कि लाहौर वाला जो क्षेत्र है वो वापस दे देंगे, ठीक है, और उनसे पीओके ले आएंगे, उनसे पीओके ले आएंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया भैया, पूरे वर्ल्ड ने पाकिस्तान के सहयोगी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सहयोगी था अमेरिका, ये बात एकदम हकीकत है। इवन 1971 के वॉर में भी पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करने के लिए, पाकिस्तान के फेवर में, उसने अपने टैंक, अपने जो नौसेना के जहाज थे ना वो भेज दिए थे। इसलिए बोलता हूं मैं, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। तो उस टाइम पर इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया पेपर्स को कि उसमें क्या डिसाइड किया गया ताशकंद समझौते में, भारत और पाकिस्तान की जो आर्मी है दोनों 5 अगस्त 1965 को जिस पोजीशन में थी उस पोजीशन में वापस लौट जाएंगी। 5 अगस्त 1965 को जिस पोजीशन में थी उस पोजीशन में वापस लौट जाएंगी। पीओके वो कश्मीर, हमारा वाला, इंडिया वाला, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। ठीक है, शास्त्री जी ने क्या सोचा, उस पीओके को वापस ले लेंगे और इनका वाला जो है, इनका वाला जो क्षेत्र है वो दे देंगे इनको वापस। ठीक है, हम तो भोले आदमी भी, हम तो अपने उसूलों पर, सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन भैया पाकिस्तान जो है उसकी फितरत में ही धोखा था। जिन्ना खुद एक बहुत बड़ा धोखेबाज था। धोखे के दम पर बना हुआ देश जो है ये धोखा है। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान एक धोखा है। ठीक है, तो अब ये धोखा कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक झेल सकता है, और उसका अंत आ गया है उस धोखे का। तो 5 अगस्त 1965 को जिस पोजीशन में थी दोनों देशों की सेना उस पोजीशन में वापस लौट जाएंगी, ऐसा कहा गया। अब ये कहा गया ना, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर, मतलब ये इस पर डील पर प्रेशर में आकर सिग्नेचर कर दिए शास्त्री जी ने, और वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर बाद में वो अपने रूम में आए और बाद में उन्होंने सोचा कि मैं ये क्या करके आ गया हूं, मैंने पीओके तो लिया ही नहीं और उनको लाहौर भी वापस दे दिया। ये नेता हुआ करते थे, सच में नेता हुआ करते थे। शास्त्री जी केवल और केवल आपके और हमारे
इस बात की टेंशन में चले गए कि मैं अब मेरे देशवासियों को वापस जाकर क्या जवाब दूंगा। ना तो पीओ के ला पाया और लाहौर भी दे के आ गया। शास्त्री जी बेचारे पूरी रात इस बात के टेंशन में रहे और उस रात को शास्त्री जी को जो है हार्ट स्ट्रोक आया और उनकी उसी दौरान क्या हो गई, डेथ हो गई। अब रूमर्स जो चलते हैं उन रूमर्स का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। भारत ने अपना एक बहुत जांबाज, बहुत बहादुर प्रधानमंत्री केवल और केवल इस डील के कारण खो दिया था। शास्त्री जी पूरी रात टेंशन में रहे थे। शास्त्री जी को बहादुर क्यों बोलता हूं मैं, नाम में तो बहादुर था ही, ठीक है, भारत मां के लाल थे और बहुत बहादुर थे, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन बताता हूं। देखो, शेर बनने के लिए शेर का शरीर नहीं चाहिए, शेर का जिगर चाहिए, और वो जिगर लाल बहादुर शास्त्री में था। पाकिस्तान के किसी पत्रकार ने पूछा अयूब खान से कि आप भारत जो है, जब युद्ध चल रहा था, ये युद्ध के 10 जनवरी 1966 से पहले की कहानी बता रहा हूं मैं, युद्ध चल रहा था, और अयूब खान से पूछा कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा क्या सोचना इंडिया के बारे में, क्या डरना उससे, उसका प्रधानमंत्री 5 फुट 4 इंच का है, उनसे क्या डरना हमको, ठीक है। उन्होंने ये बात कहकर शास्त्री जी का मजाक बनाया, लेकिन एक सेवेज रिप्लाई क्या होता है, एक हम बोलते हैं ना जिसको, एक सरकाज़म क्या होता है एक, ठीक है। तो शास्त्री जी के पास आया इंडिया का पत्रकार, उसने पूछा कि अयूब खान ने ऐसा कहा है, आप इस पर क्या बोलते हैं। शास्त्री जी ने कहा रुकिए, ठीक है। शास्त्री जी ने बिल्कुल भाव की तरह कहा रुको जरा, सब्र करो, है ना, वैसे ही कहा उन्होंने। और शास्त्री जी ने कहा रुकिए और इंतजार कीजिए, समय आने दीजिए, समय जब आएगा तब हम उनको बताएंगे। वो सर झुकाकर बात कर रहे होंगे और हम सर उठाकर बात कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए बहादुर कहा था मैंने शास्त्री जी को। पढ़िएगा कभी शास्त्री जी को, उसूल सिद्धांत क्या होते हैं राजनीति में, शास्त्री जी से बहुत सीखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसने? एशियन चेस फेडरेशन ने, वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने नहीं, एशियन चेस फेडरेशन ने। गर्व का मौका दोबारा भारत के लिए। भारत के डी गुकेश जो हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश को क्या घोषित किया गया है? एशिया का प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब डिटेल्स जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की। ये डी गुकेश की आप फोटो भी देख सकते हो, जवान से बच्चे हैं भैया, आप ही की तरह हैं, ठीक है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। महाबलीपुरम में पिछले साल जो एशियाड चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, उस एशियाड शतरंज ओलंपियाड आयोजित हुआ था, उसके फाइनल में इन्होंने 9-11 का स्कोर किया था, 2 पॉइंट आगे थे और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पिछले साल मार्च में डी गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल 6ठे भारतीय बने थे, ठीक है। देखिए 2500 रेटिंग पर ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, 2500 रेटिंग पॉइंट हो गए अगर किसी पर्सन के, उसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दे दिया जाता है। और जो डी गुकेश हैं, डी गुकेश 2700 रेटिंग पॉइंट तक पहुंचने वाले 6वें भारतीय बने थे। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी बने थे, यानी कि इनकी उम्र सबसे कम है जिन्होंने 2700 रेटिंग पॉइंट को क्रॉस किया था। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने एसीएफ वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का पुरस्कार भी जीता था। यानी कि इंडिया का जो महासंघ है, ठीक है, कौन सा? चेस महासंघ, उसने जो शिखर सम्मेलन एशिया का आयोजित हुआ उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव चेस फेडरेशन पूरे एशिया में, उसका भी प्राइज जीता है, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन की डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखिएगा, यही चीज कौन सी? ग्रैंड मास्टर जो टाइटल होता है ना, वो कितने पॉइंट्स पर दिया जाता है? 2500 पॉइंट्स पर दिया जाता है ग्रैंड मास्टर टाइटल, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी उपाधि के जैसा है। ग्रैंड मास्टर जैसे क्रिकेट में 100 सेंचुरी बनाना है ना, सेम उसी की तरह क्या होता है? सेम उसी की तरह ग्रैंड मास्टर टाइटल होता है। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। कौन थे भैया? विश्वनाथन आनंद जो हैं वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया है? एक्सिस बैंक ने हाल ही में मर्ज किया है एक बैंक को अपने अंदर, तो कौन सा ऐसा बैंक था जिसका मर्जर अभी के टाइम पर एक्सिस बैंक में हुआ है? बताइए, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए, एक बार दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए भैया हम ही बता देते हैं, इसका आंसर है भैया सिटी बैंक। कौन सा बैंक? सिटी बैंक। सिटी बैंक जो है, सिटी बैंक का हाल ही में मर्जर हुआ है किसमें? एक्सिस बैंक में। अब जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। एक्चुअली सिटी बैंक इज अ अमेरिकन बैंक एंड सिटी बैंक ने अभी थोड़े टाइम पहले ही अनाउंस किया था कि सिटी बैंक अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इंडिया से क्या करने वाला है, जाने वाला है। तो सिटी बैंक का जो भी कंज्यूमर बेस था, उस कंज्यूमर बेस को एक्वायर करने का जो ऑफर है वो किसने दिया? उसके कंज्यूमर बेस को एक्वायर करने का ऑफर दिया किसने? इंडिया ने। भारत की तीसरी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बैंक कौन सी? एक्सिस बैंक। देखिए पहले नंबर पर कौन सी है? पहले नंबर पर है एचडीएफसी। दूसरे नंबर पर कौन सी है? आईसीआईसीआई। ठीक है, हालांकि पहले आईसीआईसीआई सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन एचडीएफसी ने इसको पीछे कर दिया है। और तीसरे नंबर पर कौन सी बैंक है भारत में? एक्सिस बैंक है। ठीक है, एक्सिस बैंक इंडिया की तीसरे नंबर की प्राइवेट सबसे बड़ी बैंक है। सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय को अधिग्रहण कर लिया है। यह डील 2021 में सिटी ग्रुप द्वारा वैश्विक व्यापार रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सहित 13 देशों में अपने खुदरा बैंकिंग परिचालन को बंद करने की घोषणा के बाद हुआ। केवल इंडिया में बंद नहीं कर रहा है सिटी बैंक अपना बैंकिंग सिस्टम, केवल इंडिया में नहीं कर रहा है, इंडिया के साथ साथ 13 अन्य देशों में भी, 13 अन्य देशों में भी सिटी बैंक क्या कर रहा है? अपना व्यवसाय बंद कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इसके लिए एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को 12,325 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इससे ज्यादा तो भैया नीरव मोदी लेके भग गया अकेला ही। जितने में एक्सिस बैंक ने एक पूरे बैंक का कंज्यूमर बेस खरीद लिया, उससे ज्यादा तो भैया अकेला नीरव मोदी लेके भारत से फुर्र हो गया। ठीक है, तो हालांकि देखिए कुछ भी बोलिए बहुत गलत है, वापस आना चाहिए वो। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए इस तरीके से दिखने लग गया है कुछ, एक्सिस बैंक और सिटी बैंक एक साथ। सिटी बैंक के जो बोर्ड थे अब उन पर आपको एक्सिस बैंक का वो टंगा हुआ मिलेगा। सिटी बैंक का लोगो ये है, ये एक्सिस बैंक का लोगो है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? चलिए बताइए इसका आंसर। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? हाल ही में नागालैंड में चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। ठीक है, तो नागालैंड में कौन बनी है भैया महिला विधायक पहली? बताइए आंसर। चलो भैया हम ये बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है हेखानी जाखलू। अब देखिए हेखानी जाखलू जो है ना, हेखानी जाखलू, इनके बारे में डिटेल बताएंगे, पर पहले ये चीज जान लीजिए 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। कौन कौन से राज्यों में? पहला तो त्रिपुरा, दूसरा नागालैंड, और तीसरा राज्य कौन सा है? मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, तीनों राज्यों में बीजेपी या बीजेपी जो एनडीए है ना, एनडीए कह सकते हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का जो गठबंधन है वो क्या कहलाता है? एनडीए कहलाता है। तो तीनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है। इस एनडीए की सरकार में त्रिपुरा में एनडीए ने यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 60 में से 33 सीटें जीती हैं। कितनी सीटें त्रिपुरा में? 60 में से 33/60, 33/60 पूर्ण बहुमत के साथ त्रिपुरा में सरकार बनाई है बीजेपी ने। अन्य दलों को, हालांकि देखिए बीजेपी की सीटें घटी हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुमत में है वहां पर। देखिए मेघालय का क्या सीन है भैया? मेघालय में 60 सीटों की विधानसभा है, लेकिन जो चुनाव है वो 59 पर ही हुए थे, एक सीट पर फिलहाल नहीं हुए हैं। तो 59 में से देखिए बीजेपी चुनाव नहीं जीती है, यहां पर एनपीपी चुनाव जीती है। एनपीपी का मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी, और इस नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उसका समर्थन कर दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। तो नागालैंड में, त्रिपुरा में बीजेपी की शुद्ध बहुमत से सरकार बनी है, लेकिन नागालैंड में हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के सहयोगी पार्टी है, गठबंधन पार्टी कौन सी? एनपीपी।
नेशनल पीपल्स पार्टी। अच्छा, नेशनल पीपल्स पार्टी के अभी हेड कौन है? नेशनल पीपल्स पार्टी के हेड है अभी कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा के पिताजी जो थे कौन? जिनका नाम था पीए संगमा। पीए संगमा ने वो पार्टी बनाई थी और पीए संगमा ने 2012 में प्रणब मुखर्जी के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। तो नागालैंड में 37 सीटें मिली हैं 60 में से किसको? एनपीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको मिली है। इसके अलावा अगर अपन मेघालय में बात करें तो देखिए मेघालय में भी केवल मेघालय में भी सॉरी नागालैंड में तो 37 सीटें मिली हैं 60 में से। मेघालय में जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी को यहां पर मिली हैं 25 सीटें, 2 सीटें बीजेपी को प्लस अदर्स का लेकर यहां पर 60 सीटों में इन्होंने क्या बना लिया है? बहुमत बना लिया है। तो तीनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वैसे देखिए पहले था बीजेपी का कोई उधर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी बीजेपी की जो सरकार है, बल्कि सभी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के अब तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जबकि एक समय पर वहां पर कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बन गई हैं। नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं हेकानी जखालू। अच्छा देखिए इसमें एक चीज और याद रखिएगा, पहली बार नागालैंड में 2 महिलाएं हैं जो क्या जीती हैं? 2 चुनाव जीती हैं विधायकों का। तो एक तो हेकानी जखालू हो ही गई, दूसरी हेकानी जखालू 2023 नागालैंड विधानसभा चुनाव में दीमापुर थर्ड। देखिए दीमापुर नागालैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, दीमापुर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो दीमापुर थर्ड जो विधानसभा सीट है वहां से विधायक चुनी गई है। इनके अलावा देखिए हेकानी जखालू का जो चुनावी रिजल्ट है वो पहले आ गया था, इसलिए कहा जा रहा है कि हेकानी जखालू पहली हैं। लेकिन इनके साथ साथ सुलहतुनुवो क्रूज जो हैं वो भी अंगामी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला बनी है नागालैंड से। इस बार का चुनाव नागालैंड के लिए ऐतिहासिक है, 2 महिलाएं नागालैंड की विधानसभा में जाएंगी, नेतृत्व करेंगी। अच्छा जो मैडम क्रूज हैं, मैडम क्रूज जो है इनका जो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, दूसरी महिला विधायक बनी है और एनडीपीपी ने 25 सीटें जीती थी इसमें। जो ये क्रूज मैडम है ना, क्रूज मैडम का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। कैसे इंटरेस्टिंग रहा? क्रूज मैडम को मिले 1078 वोट, इनके विपक्षी व्यक्ति को मिले 1071 वोट, यानी कि ये केवल कितने वोट से चुनाव जीती हैं? 7 वोट से चुनाव जीती हैं। और एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नोटा जो होता है, नोटा NOTA, नन ऑफ द अबव की शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव में की गई थी देश के लेवल पर पहली बार। बाकी उससे पहले जो भी विधानसभा चुनाव हुए थे सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव में होता रहता था। तो नोटा जो है, नोटा पर कितने वोट पड़े थे? नोटा पर 80 वोट पड़े थे। अगर सिर्फ नोटा के ही वोट अगर इधर उधर होते तो हो सकता है चुनाव का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। लेकिन भैया जो क्रूज मैडम है वो चुनाव जीती हैं, विधायक हैं, बस एक सीट से, 1 वोट से जो फर्क पड़ता है वही 7 से भी, वही 7000 से भी, वही 7 लाख से भी पड़ता है। जीत होती है। ठीक है, तो हेकानी जखालू और सुलहतुनुवो क्रूज नागालैंड की 2 महिलाएं हैं जो क्या चुनी गई हैं? पहली बार नागालैंड की विधानसभा में चुनी गई हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा नागालैंड से एक चीज याद रखिएगा, नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, 2 फेस्टिवल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा? एक तो मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एक मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल और एक मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम। ये 2 फेस्टिवल हैं जो नागालैंड में मनाए जाते हैं, फेमस हैं। नागालैंड नागा जनजातियों से मिलाकर बना है और नागा में कुल 16 जनजातियां शामिल हैं। 16 जनजातियों को मिलाकर एक नागा जनजाति बनती है और उस नागा जनजाति के लिए नागालैंड अलग से स्टेट बनाया गया था। कब? 19 कब बताइए? चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, नागालैंड स्टेट कब बना था इंडिया में? चलो बता देते हैं, 1963 में बना था ये। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? देखिए ग्रैंड मास्टर के बारे में अभी हमने चर्चा करी थी। 2500 रेटिंग पॉइंट्स जिस पर्सन के हो जाते हैं, 2500 रेटिंग पॉइंट्स पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। अब देखिए ग्रैंड मास्टर जो है ना, ये क्राइटेरिया है बेटा। क्राइटेरिया का मतलब
आपको इसको एक बार टच करना होता है। भाई देखिए, हम यूं बोलते हैं कि है ना, पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा कौन चढ़ा। अरे भैया, वो आदमी वहां पर चढ़कर रहने थोड़ी लग गया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके वापस आ गए, घर पे आ गए। लेकिन उनको क्या कहा जाता है? पर्वतारोही कहा जाता है। क्या हर टाइम पर्वत पर बैठे रहते हैं क्या? नहीं। देखिए, सेम उसी तरीके से है यहां पर कौन सा सिस्टम? ग्रैंड मास्टर का सिस्टम। ग्रैंड मास्टर 2500 रेटिंग पॉइंट पहुंचने पर टाइटल दे दिया जाता है। ये एक बिल्कुल क्रिकेट में 100 सेंचुरी बनाने के समान का टाइटल है, आप यूं मान के चलिए। ठीक है, जैसे 100 सेंचुरी बना दी किसी ने, ठीक है, 50 सेंचुरी बना दी किसी ने, उसी तरीके का टाइटल है। बहुत बड़ा टाइटल माना जाता है चेस में। तो जो ये टाइटल है कौन सा? ग्रैंड मास्टर। एक बार अगर आपको मिल गया 2500 रेटिंग पॉइंट पर, उसके बाद में आपके रेटिंग पॉइंट कम भी हो जाते हैं ना, तो भी ऐसा नहीं आपसे छीन लिया जाएगा। भले ही 0 भी हो जाए उसके बाद में, लेकिन ग्रैंड मास्टर आपके नाम के साथ में हमेशा जुड़ा ही रहेगा। यह है टाइटल ग्रैंड मास्टर। और कौन बने भैया भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर? तो देखिए, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संयतन दास। क्या नाम है बेटा? संयतन दास नाम है। और बढ़ते हैं आगे डिटेल्स की तरफ। ये संयतन दास की आप फोटो भी देख सकते हैं। संयतन दास 81 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। साथ ही वह पश्चिम बंगाल के 11वें खिलाड़ी बने हैं जो क्या बने हैं? शतरंज में ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले मैंने बताया था बंगाल से ही प्रणव आनंद थे। प्रणव आनंद 79th ग्रैंड मास्टर बने थे और वो भी बंगाल से ही थे, जिन्होंने लाइव रेटिंग में 2500 का आंकड़ा पार किया। 25 लाइव क्रॉस किया था इन्होंने ये आंकड़ा। संयतन ने 9 में से 7.5 स्कोर के साथ कान ओपन टाइटल अपने नाम किया। कान, आपने सुना होगा, कांस फिल्म फेस्टिवल भी होता है, कान चेस टूर्नामेंट भी होता है। 9 पॉइंट थे उसमें, 9 में से 7.5 तो किसने नाम कर लिए? संयतन ने ही अपने नाम कर लिए। ठीक है, तो संयतन जो है वो मैच आसानी से जीत गए और उस मैच के जीतते ही इनको क्या मिल गया? उस मैच के जीतते ही इनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी मिल गया। 26 वर्षीय दास ने 2017 में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया था। लेकिन मतलब हासिल करने वाले थे, किया नहीं था। ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है वो हासिल करने वाले थे, पर वो क्या हुए भैया? वो मामूली सा चूक गए, बहुत मामूली सा चूक गए थे ये। लेकिन 2500 का आंकड़ा पार करने के लिए इनको 6 साल का इंतजार करना पड़ा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, हार नहीं मानी भैया संयतन ने। ठीक है, एक चीज याद रखना भैया, हम भारतीयों के बारे में पूरे विश्व को बता देते हैं आज, शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है शेर डर गया है, वो झपट कर हमला करने के लिए करता है। ठीक है, तो हम भारतीयों को पूरा विश्व जो पहले कमजोर मानता था, वो आज हम भारतीयों के लिए वो मरता है कि हाँ भाई, हमको कहीं से इंडियन एम्प्लॉइज मिल जाए इस तरीके के। संयतन ने 2476 रेटिंग अंक के साथ कांस टूर्नामेंट में प्रवेश किया था। जब ये मतलब गए थे तब इनके कितने रेटिंग पॉइंट थे? 2476 थे। और जब टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया तब कितने हो गए? 2504 पॉइंट्स के साथ इन्होंने समाप्त किया। ठीक है, इनसे पहले 81 में कौन बने हैं? संयतन दास। संयतन दास से पहले कौन थे? संयतन दास से पहले जो ग्रैंड मास्टर बने थे 80 में ग्रैंड मास्टर, वो विनेश एनआर थे। 79 कौन थे? प्रणव आनंद थे। ये अभी बताया था मैंने। और कब मिलता है ग्रैंड मास्टर? 2500 रेटिंग पॉइंट क्रॉस करने पर ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाता है। पहले कौन थे? अभी बताया था मैंने। पहले थे विश्वनाथन आनंद। और एक चीज और याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद को भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न, कौन सा अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का ही नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का ही नाम बदलकर भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी, भारत के नहीं पूरे विश्व के महानतम हॉकी खिलाड़ी कौन? मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटा याद रखिएगा, इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं, कौन बने हैं? क्रेग फुलटन बने हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच। और कहां से हैं क्रेग फुलटन? क्रेग फुलटन जो है वो साउथ अफ्रीका के निवासी हैं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं क्रेग फुलटन। जानते हैं और डिटेल्स के बारे में? तो देखिए, ये क्रेग फुलटन साहब की फोटो है, आप देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, इस हॉकी विश्व कप में भारत की टीम है वो 8वें नंबर पर रही थी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, इस बार का पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट जो कि ओडिशा में आयोजित हुआ था 2023 में, ये पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? ये मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूं। कमेंट बॉक्स में आपको देश का नाम बताना है। ठीक है, फटाफट से पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता है, फटाफट से नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और
फीफा विश्व कप की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं फीफा विश्व कप को। फीफा विश्व कप जो है वो अर्जेंटीना ने जीता था, लेकिन हॉकी विश्व कप किसने जीता है ये बताना है आपको। T20 महिला अंडर 19 विश्व कप की भी चर्चा की थी, T20 महिला विश्व कप की भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो कितनी सारी ट्रॉफीज की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रेग फुलटन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में उन्होंने 1996, 2004 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था। किसकी टीम से? साउथ अफ्रीका की टीम से। और 2002 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है उसमें, मतलब हॉकी वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की टीम से पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, स्टार लगा लीजिएगा। 2004 में इन्होंने जो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था, तो फुलटन के साथ साथ फुलटन की पत्नी भी सेम इवेंट में हिस्सा लेने गई थी। यानी कि 2004 में जो ग्रीक फुलटन है वो, और इनके अलावा क्रेग फुलटन जो है वो, और इनके अलावा इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी भी फील्ड हॉकी में हिस्सा ले रही थी, और ये खुद भी फील्ड हॉकी का ही हिस्सा थे। FIH ने प्रो लीग से पहले टीम इंडिया के लिए नया कोच जो नियुक्त किया है वो अहम है। देखिए FIH प्रो हॉकी लीग क्या है, जैसे क्रिकेट में होता है ना IPL, उसी तरीके से हॉकी की जो लीग होती है इंडिया में उसका नाम है FIH प्रो हॉकी लीग। और उस हॉकी लीग से पहले इनकी नियुक्ति जो है वो इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। किसकी? क्रेग फुलटन की। अच्छा, जो 2004 के ओलंपिक्स हुए थे ना, इनसे एक रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूं आपको। 2004 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए थे? वो आयोजित हुए थे ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित हुए थे, और इसमें भारत के पूर्व खेल मंत्री, ठीक है, भारत के पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान में सांसद हैं कौन? राजवर्धन सिंह राठौड़। राजवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या जीता था इसमें? सिल्वर मेडल जीता था सर। सिल्वर मेडल किसमें? ट्रैप शूटिंग में। ट्रैप शूटिंग में क्या जीता था इन्होंने? सिल्वर मेडल जीता था। किसने? राजवर्धन सिंह राठौड़ ने। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली चीज। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या थी? बताइए। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या थी, मतलब क्या है, बता सकते हैं आप लोग? तो देखिए इसकी जो थीम थी वो क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस बार की थीम रखी गई थी। अब जानते हैं डिटेल्स। तो देखिए विश्व वन्यजीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है सर, ठीक है। और 3 मार्च को, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हालांकि सब लोग जानते हैं इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन में नहीं डाला था अभी फिलहाल में। चलिए पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 3 मार्च को विश्व संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों से एक क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट, ये किस वर्ष बनाया गया था? ये किस वर्ष बनाया गया था? ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष किसी विशेष थीम के आधार पर मनाया जाता है। इस बार का थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रखा गया था। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, कब से मनाया जा रहा है? 2013 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जा रहा है। कब? 3 मार्च को मनाया जा रहा है। इस बार की थीम क्या थी? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम थी। और इसके बाद इसके अलावा एक खास चीज क्या है भैया? इसके अलावा लुप्तप्राय प्राणियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भी है। लुप्तप्राय प्राणियों का जो व्यापार किया जाता है उस पर एक संधि हुई है, और ऐसे जानवरों की रोक पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। उसकी इस बार 50वीं वर्षगांठ भी। अच्छा, विलुप्तप्राय जो जानवर होते हैं ना, विलुप्तप्राय जानवरों का जो डेटा है वो एक जगह पर रखा जाता है, उसको कहा जाता है रेड डेटा बुक। और इस रेड डेटा बुक को कौन बनाता है? इस रेड डेटा बुक को सर WWF बनाता है। WWF का मतलब वो नहीं बिग शो और अंडरटेकर और अंडरनेकर, पता ही नहीं कौन कौन, ठीक है। तो वो उनकी बात नहीं कर रहा, वो होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। रेड डेटा बुक किसकी बुक होती है भैया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की होती है, जो विलुप्त प्राय जानवर जो होते हैं ना, उनका जो डेटा है वो इस बुक में रखती है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन,
वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए भैया, वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए हैं वो वान थुओंग। क्या नाम है? वो वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन की। ये वो वान थुओंग साहब की आप फोटो भी देख सकते हैं। देखिए हो सकता है आप लोगों को ये नाम याद रखने में थोड़े से टफ पड़े, लेकिन बेटा आपको ये नाम याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वियतनाम की नेशनल असेंबली ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुओंग को चुना है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति के रूप में इनको क्या किया है? नामित किया है। देखिए अपने जैसे इंडिया में, इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन जो कंट्री कम्युनिज्म से चलती है ना, कम्युनिस्ट सिस्टम से चलती है, उन सिस्टम में कई सारी पार्टियां नहीं होती हैं। वहां पर भी एक ही पार्टी होती है, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या करती है? अपने नेता को बदलती रहती है जनरली बार बार। तो जैसे अभी के टाइम पर वियतनाम में बदला गया है, लेकिन अभी हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है चाइना में। किसके ऊपर? चाइना में उन्होंने दोबारा भरोसा जताया है शी जिनपिंग के ऊपर। शी जिनपिंग अभी तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, कहां के? चाइना के। लेकिन यहां पर भैया वियतनाम में बदल दिया गया। थुओंग को पूर्ववर्ती गुएन जुआन फुक की जगह पर क्या बनाया गया है? गुएन जुआन फुक की जगह पर बनाया गया है, जिन्होंने जनवरी में अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। किसके कारण? पार्टी ने उन पर आरोप लगाया था कि पद का दुरुपयोग किया है, गलत इस्तेमाल किया है। थुओंग पार्टी के पोलित ब्यूरो के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में पोलित ब्यूरो एक ब्यूरो होता है जो एक्चुअली देश का संचालन करता है कि देश जो है वो किस तरीके से चलेगा, और उसमें सबसे कम उम्र के सदस्य हैं कौन? उसमें सबसे कम उम्र के सदस्य हैं वो वान थुओंग। शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है, मैंने बताया ना पोलित ब्यूरो क्या है? शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है इस देश में। और वियतनाम जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? हनोई। और इसकी करेंसी क्या है? मुद्रा है इसकी डोंग। वियतनामीज डोंग क्या है? इसकी करेंसी है, ठीक है। चलिए ये हो गया अपने वियतनाम वाला क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कॉर्पोरेशन जो कमिटी है, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए बेटा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? जिष्णु बरुआ चुने गए हैं। अब जिष्णु बरुआ कौन है, क्या है, बताएंगे आपको अभी नेक्स्ट में। तो देखिए डिटेल्स देखिए, जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बरुआ 2020 से अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे। जी हाँ, असम के मुख्य सचिव रह चुके हैं, ठीक है। असम के जो चीफ सेक्रेटरी है ना वो रह चुके हैं जिष्णु बरुआ। मतलब असम गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सरकारी कर्मचारी कह सकते हैं हम इनको, वो उस पद पर रह चुके हैं जिष्णु बरुआ। इसके अलावा जैसे देश में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वैसे स्टेट में होता है भी चीफ सेक्रेटरी। तो ये है जिष्णु बरुआ साहब जिनकी आप फोटो देख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। अगस्त 2017 से अगर 2020 तक राज्य के क्या थे भैया? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी बने, फिर रिटायर हुए और अब क्या बने? CERC के नए अध्यक्ष बने हैं। बरुआ के पास रक्षा और सामाजिकी अध्ययन में क्या है भैया? MPhil की डिग्री है। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना भारत सरकार विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्राधिनियमों के तहत की गई थी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक कंपनियों के लिए नियमावली बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था 1998 में। उसके तहत ही CERC की स्थापना की गई थी और CERC के अब अध्यक्ष बन गए हैं कौन? जिष्णु बरुआ बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए बेटा, संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण जो हाल ही में आयोजित हुआ था वो जीता है किसने? कर्नाटक ने जीता है। अब डिटेल्स जानते हैं देखिए इस क्वेश्चन की। तो देखिए कर्नाटक ने 54 साल के इंतजार के बाद में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप फुटबॉल जीत लिया है। 54 साल लगे, मतलब पिछला जो टाइटल था वो 54 साल पहले जीता था, अब जीता है दोबारा जाकर। अब देखिए इसका जो फाइनल है वो कहां पर हुआ? सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फतेह अल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भैया शायद AIFF का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बजट बढ़ गया है, इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं? इंडिया की जगह नेशनल टूर्नामेंट्स के जो फाइनल है वो बाहर करवा रहे हैं। देखिए संतोष ट्रॉफी क्या है, जिस तरीके से इंडिया में रणजी ट्रॉफी वैल्यू रखती है ना, रणजी ट्रॉफी, उसी तरीके से सेम तरीके से संतोष ट्रॉफी वैल्यू रखती है फुटबॉल के मामले में। फाइनल में किसको हराया? मेघालय को 3-2 से हराया। प्लेऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। देखिए सेमीफाइनल में कौन कौन सी 4 टीमें पहुंची थी? मेघालय, कर्नाटक, सर्विसेज और पंजाब। सर्विसेज और पंजाब इन दोनों टीमों से सेमीफाइनल में हार गई थी।
इन दोनों के बीच में मैच हुआ फिर, और उसमें कौन जीत गया? सर्विसेज की टीम जीत गई। सर्विसेज मतलब इंडियन आर्मी की टीम, और सर्विसेज की टीम तीसरे स्थान पर रही, पंजाब चौथे स्थान पर रही। मैच के 19वें मिनट में कर्नाटक ने बढ़त बना ली थी, ठीक है, और बाद में मैच जीत भी लिया। कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप घोषित किया गया। रॉबिन यादव अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट। और जबकि रजत पॉल लिंगदोह को गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप का अवार्ड दिया गया है। कर्नाटक ने यह खिताब कौन सी बार जीता है? 5वीं बार जीता है, लेकिन 5वीं बार कितने साल के इंतजार के बाद? 54 साल, 54 ईयर्स के इंतजार के बाद जीता है। या आप ट्रॉफी जीतने के बाद की कर्नाटक की फोटो भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक चीज जान लीजिए संतोष ट्रॉफी के बारे में। संतोष ट्रॉफी नेशनल लेवल की एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? AIFF के द्वारा किया जाता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं? जितने भी स्टेट्स हैं उनकी टीम, प्लस उसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो टीम होती है वो हिस्सा लेती हैं। वर्ष 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग शुरू होने से पहले संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी। तब भी थी, आज भी है। नेशनल फुटबॉल लीग और संतोष ट्रॉफी दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इनमें। शुरू कब किया गया था इसको? 1941 में IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने शुरू किया था। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन हुआ करता था उस समय पर, क्योंकि देश गुलाम था। इसका नाम IFA के पूर्व अध्यक्ष सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर शुरू किया गया था, जो संतोष के महाराजा थे, परंतु अब वो बांग्लादेश में है। संतोष नाम से एक जगह पड़ती है जो बांग्लादेश में है। उस संतोष नाम की जगह के राजा थे कौन? मनमथ नाथ रॉय चौधरी। उन्होंने इस कप का नाम अपनी रियासत संतोष के नाम पर संतोष ट्रॉफी रखा था, ठीक है। उपविजेता टीम को कमल गुप्ता ट्रॉफी जो है वो दी जाती है। और कमल गुप्ता ट्रॉफी किसके नाम पर दी जाती है? इसके पूर्व अध्यक्ष थे भैया IFA के, कौन? SK गुप्ता। SK गुप्ता की वाइफ थी कौन? कमला गुप्ता। तो उप विजेता को कमला ट्रॉफी नाम से ट्रॉफी दे देते हैं और विजेता को संतोष ट्रॉफी नाम से ट्रॉफी दे दी जाती है, ठीक है, ये फर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ब्रह्मोस मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रोग्राम चलता है वो इंडिया के साथ साथ और कौन सा देश चलाता है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल का जो संयुक्त उपक्रम है वो भारत और रशिया का संयुक्त उपक्रम है। भारत और रूस मिलकर चलाते हैं इसको, और इसके नाम से ही क्लियर होता है मतलब ब्रह्मोस। देखिए इसका नाम जो है ना ब्रह्मोस, वो दो नदियों के नाम पर रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी। इन दो नदियों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है, और उन्हीं ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब देखिए इंडियन नेवी ने दूसरा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है अरब सागर से उसका सफल परीक्षण किया है। देखिए कैसी मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल देखिए दो कैटेगरियां अलग अलग होती हैं इसकी, एक होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपरसोनिक। एक होती है क्रूज, दूसरी होती है बैलिस्टिक। तो देखिए क्रूज मिसाइल किसे कहा जाता है? क्रूज मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो जमीन से हवा में और हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती हैं। इनको पानी से भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ जमीन से लॉन्च होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या फर्क होता है? देखिए सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है ना वो वेट में थोड़ी सी भारी होती है। तो वो क्या क्यों होती है वो भारी? क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल अपनी ऑक्सीजन, अपने सिलेंडर जो होता है ना ऑक्सीजन, वो अपने साथ लेकर चलती हैं। जबकि हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती हैं वो अपनी ऑक्सीजन कहां से? हवा से ग्रहण करती हैं, इसलिए उनकी मारक क्षमता थोड़ी सी ज्यादा होती है। हालांकि ब्रह्मोस भारत की जानी मानी मिसाइल है, नो डाउट इसमें, ठीक है। तो कहां से किया गई इसकी टेस्टिंग? कलकत्ता कैटेगरी की निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत से की गई है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को युद्धपोत रोधी संरक्षण की पिछली टेस्टिंग अप्रैल 2022 में की गई थी। ये कौन सी टेस्टिंग चल रही है? युद्धपोत रोधी टेस्टिंग। युद्धपोत रोधी टेस्टिंग का मतलब एक युद्धपोत, देखिए युद्धपोत क्या होता है? युद्धपोत भैया समुद्री, वो सबसे बड़ा समुद्री जहाज होता है जो यूज में लिया जाता है किसके लिए? युद्ध करने की, युद्ध की स्थिति के टाइम पर। और उस पूरे के पूरे जहाज को वन युद्धपोत इज इक्वल्स टू वन ब्रह्मोस, एक ब्रह्मोस मिसाइल उड़ा सकती है उसको। पहला जो टेस्टिंग है वो कब की गई थी? अप्रैल 2022 में युद्धपोत रोधी की। और दूसरी टेस्टिंग कब की गई है? अब की गई है, ठीक है। इसके बाद में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस का एक संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है जो संयुक्त रूप से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी
और ब्रह्मोस की पहली सफल टेस्टिंग कब की गई थी? 2001 में की गई थी। अच्छा, ब्रह्मोस, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश बना है सर फिलीपींस। कब खरीदी थी? वो 2021 में खरीदी थी। और आपको याद हो, आपको पता हो थोड़ी बहुत चीजें, कौन सी? कुछ टाइम पहले क्या हुआ था 2021 में ही, मतलब कोविड लॉकडाउन था, सब लोग बोर हो रहे थे, तो भारत ने कहा थोड़े से मजे लिए जाएं। किसके? वो एक होता है ना ग्रुप में एक आदमी, उसको थोड़ा सा चिढ़ा देते हैं, वो हाइपर हो जाता है, वैसे ही अपनी पड़ोस में रहता है एक, है ना। तो भारत की एक मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल, वो गलती से लॉन्च हो गई, भारत ने ऐसा कहा। बाकी देखिए हकीकत ना, और लोग यूं कह रहे हैं कि वो भारत ने जानबूझ के लॉन्च करी थी, पर ना हकीकत आप जानते ना हम जानते, तो हम भारत सरकार के साथ है और भारत सरकार की बात मानेंगे। भारत सरकार ने कहा गलती से लॉन्च हुई थी, ठीक है भैया गलती से लॉन्च हुई होगी, वो पाकिस्तान में जाकर फट गई। मतलब भारत ने क्या किया, उसको छेड़ दिया। अब वो क्या भैया पूरे विश्व में गाता डोल रहा है कि हम पर अटैक हो गया, हम पर अटैक हो गया, हम पर अटैक हो गया। अरे भैया अटैक तो तुम्हारे ऊपर तहरीक तालिबान कर रहा है भैया, तालिबान जो है पाकिस्तान वाला तालिबान जो है वो, ठीक है। तो जो भारत ने पहली ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेची है? फिलीपींस को टोटल 50 ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन भी। शेष भारत की टीम को हराकर किसने प्रतिष्ठित ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? देखिए ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्लास में हम भारत की जितनी भी ट्रॉफियां होती हैं उनका संबंध किस खेल से होता है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी, बिल्कुल लिस्ट बनाकर। तो उपविजेता जो टीम है वो कौन सी है ये पूछना चाह रहा है। शेष भारत तो विजेता हो गई, उपविजेता बनी है कौन सी टीम? मध्य प्रदेश की टीम। देखिए ईरानी ट्रॉफी में कौन सी टीमें हिस्सा लेती है? ईरानी ट्रॉफी में वो दो टीमें खेलती है ईरानी ट्रॉफी। एक शेष भारत की टीम तो होती ही होती है, पूरे भारत से मिलाकर बनाई जाती है, लेकिन ईरानी ट्रॉफी में वो टीम हिस्सा लेती है, विपक्षी टीम वो होती है जो रणजी टूर्नामेंट जीतती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि रणजी टूर्नामेंट 2022 जो है वो किसने जीता था? रणजी 2022 की विजेता मध्य प्रदेश बनी थी, ठीक है। चलिए डिटेल जानते हैं इसके बाद में। और शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर प्रतिष्ठित ईरानी ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया है। फाइनल मैच में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को 238 रनों से हरा दिया। इस जीत को, इसको हराना नहीं, इसको रौंदना बोलते हैं। जीत के लिए मिले 437 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश की पूरी टीम 58.4 ओवर में 198 रनों पर आउट हो गई थी। ईरानी ट्रॉफी डोमेस्टिक लेवल का एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है, अभी बताया मैंने आपको। फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में खेला गया। और 2022-23 का यह संस्करण ईरानी ट्रॉफी का 59वां संस्करण था। और फिर जो ईरानी ट्रॉफी है वो इंडिया की ए ग्रेड की, जो ए कैटेगरी होती है ना, ए ग्रेड की ट्रॉफियां, उनमें से गिनी जाती है, ठीक है। ये फाइनल के बाद आप शेष भारत की टीम की फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को अपने इस बार के करंट अफेयर पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करके जाइएगा। हमें आपसे गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीक के करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.